नमस्कार दोस्तों। इतना क्या खास था F-14 टॉमकैट फाइटर जेट में और क्यों इसे जल्दबाजी में रिटायर करना पड़ा। साथ ही इसी वीडियो में जानेंगे कि सुखोई 30 MKI जेट को सुपर सुखोई बनाने के लिए इनमें सुखोई 57 वाला आइडली 30 इंजन क्यों नहीं लगाया जा रहा है। ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जोया खान जी ने F-14 टॉमकैट को लेकर जानकारी का सवाल पूछा है। साथ ही पूछा है कि इसके विंग्स हवा में फोल्ड क्यों होते हैं। देखिए, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। दुनिया भर में कहीं भी अपनी ताकत, अपना रुतबा दिखाने के लिए अमेरिका ने सबसे जबरदस्त नेवी बनाई, जिसमें 10 से ज्यादा बड़े सुपर कैरियर्स के फ्लीट हैं। तो इन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ऐसे ट्विन इंजन के पावरफुल फाइटर जेट्स होने चाहिए जो दुश्मन के नेवल शिप्स की लोकेशन को बहुत पहले ही जानकर उन पर जबरदस्त अटैक करके उन्हें अमेरिकी सुपर कैरियर के लिए खतरा ही ना बनने दें। इसके लिए 1960s में F-4 फैंटम जेट्स को अमेरिकी नेवी का हिस्सा बनाया गया। F-4 फैंटम के दो इंजन्स की टोटल थ्रस्ट लगभग 160 किलो न्यूटन थी। यह 2500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता था और इसकी फेरी रेंज 2700 किलोमीटर तक थी। यह 8500 किलोग्राम के टोटल वेट की मिसाइल्स को कैरी कर सकता था। ऐसी जबरदस्त परफॉर्मेंस वाले F-4 फैंटम की 5000 से ज्यादा यूनिट्स बनाई गई थी और यह अमेरिका का सबसे ज्यादा बनाया गया सुपरसोनिक जेट बन गया। इसी दौरान अमेरिका के राइवल यानी सोवियत यूनियन ने भी लॉन्ग रेंज की एंटीशिप मिसाइल्स बना ली थी और Tu-22 जैसे बहुत तेज स्पीड वाले बॉम्बर जेट भी बना लिए थे। ये अमेरिकी नेवल शिप्स के लिए बड़ी चुनौती बन गए थे। तो अब अमेरिकी नेवी को एक डेडिकेटेड फ्लीट एयर डिफेंस वाला फाइटर जेट चाहिए था, जिसकी ना सिर्फ स्पीड ज्यादा हो बल्कि इसकी रेंज भी F-4 फैंटम से ज्यादा हो। इसका पावरफुल रडार सोवियत यूनियन के फाइटर जेट्स और बॉम्बर जेट्स को लॉन्ग रेंज से ही ट्रैक करके फिनिक्स जैसी लॉन्ग रेंज वाली BVR मिसाइल से उन्हें डिस्ट्रॉय कर सके। इसी को देखते हुए इन F-4 फैंटम जेट्स को रिप्लेस करने के लिए F-111B जेट्स को बनाया गया। F-111B जेट की रेंज 3400 किलोमीटर तक बढ़ाई गई। यह एक बार में 6 AIM-54 फिनिक्स मिसाइल्स को भी ले जा सकता था। फिनिक्स मिसाइल को उस समय की सबसे जबरदस्त BVR मिसाइल माना गया था। इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक थी। लेकिन दोस्तों, जिस तरह की टेक्नोलॉजी F-111B जेट में लगाई गई, इससे इसका वेट ज्यादा हो गया और इसको सिर्फ एयर सुपीरियोरिटी रोल के लिए ही बनाया जा सका। इसको कंट्रोल करना बेहद मुश्किल होता था। पायलट्स को काफी समस्या आती थी। इसमें मेंटेनेंस के इशू आते ही जा रहे थे। इनका क्रैश रेट भी ज्यादा था। यह जरूरत पड़ने पर तेज एक्सेलरेशन भी नहीं कर पाता था। साथ ही यह अच्छे मैन्यूवर्स भी नहीं कर पा रहा था। थक हार कर इस जेट को फेल्ड घोषित करके इसे बंद कर दिया गया। सोवियत यूनियन के सुपरसोनिक बॉम्बर जेट और उनकी लॉन्ग रेंज की एंटीशिप मिसाइल्स का खतरा बढ़ता ही जा रहा था। तो F-111B जेट की सारी कमियों को दूर करके एक नया फाइटर जेट बनाया गया, F-14 टॉमकैट। F-14 टॉमकैट में दो F-110 इंजन्स लगाए गए, जिनसे इसकी टोटल थ्रस्ट 240 किलो न्यूटन तक बढ़ गई। इसका वजन F-111B जेट से कम था, तो यह जबरदस्त मैन्यूवर्स भी कर सकता था। यह 2500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता था और 6 लॉन्ग रेंज की फिनिक्स मिसाइल्स को कैरी कर सकता था। इसकी खास बात यह थी कि यह आवश्यकता पड़ने पर काफी ऊंचाई तक तो जा ही सकता था, लेकिन यह काफी कम ऊंचाई पर भी तेज स्पीड से उड़ सकता था, जिससे इसको दुश्मन के रडार डिटेक्ट ना कर सकें। यह एयर सुपीरियोरिटी रोल के अलावा ग्राउंड अटैक रोल के लिए भी सुटेबल था। यह लेजर गाइडेड मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता था और जासूसी व निगरानी के काम को भी अंजाम दे सकता था। इसमें AIM-9 साइडवाइंडर जैसी हीट सीकिंग मिसाइल्स भी लगाई गई थी। इसका AN/APG-71 रडार दुश्मन के फाइटर जेट्स और Tu-22 जैसे सुपरसोनिक बॉम्बर जेट्स को 370 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक कर लेता था। इसमें पैसिवली यानी बिना अपने मेन रडार को ऑन किए हुए भी यानी बिना डिटेक्ट हुए दुश्मन के फाइटर जेट और नेवल शिप्स को उनके हीट सिग्नेचर से ट्रैक करने वाला लॉन्ग रेंज का IRST सिस्टम भी लगाया गया। खुद को दुश्मन की मिसाइल से बचाने के लिए इसमें लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और जैमर्स भी लगाए गए।
दोस्तों एक समय तो F-14 टॉमकैट का इतना जबरदस्त रुतबा था कि हॉलीवुड मूवीज में भी इसे दिखाया जाने लगा। F-14 टॉमकैट में 2 पायलट बैठते थे, जिसमें दूसरा पायलट रडार और मिसाइल्स को कंट्रोल करता था। इस जबरदस्त फाइटर जेट का एक यूनिक फीचर था इसकी विंग्स का हवा में उड़ते हुए ही सिचुएशन के हिसाब से मुड़ जाना। जब एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करना हो या लैंडिंग करनी हो तो इसके विंग्स लगभग सीधे यानी नॉर्मल पोजीशन पर हो जाते थे, जिससे ज्यादा लिफ्ट मिल सके। और जब उड़ते समय सुपरसोनिक स्पीड चाहिए तो यही विंग्स ऑटोमेटिकली 68 डिग्री तक भी पीछे की तरफ मुड़ जाती हैं, ताकि एयर ड्रैग कम रहे और F-14 टॉमकैट 2500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक भी जा सके। अगर इन विंग्स को कंट्रोल करने वाले कंप्यूटर्स में गड़बड़ी हो भी जाए और इसकी विंग्स अलग अलग एंगल पर भी हो जाएं, तब भी यह F-14 सेफली उड़ सकता था। एयरक्राफ्ट कैरियर पर जहां जगह की काफी कमी होती है, वहां पर यह जेट कम जगह ले, इसके लिए इसकी विंग्स 75 डिग्री तक भी मुड़ जाती हैं। विंग्स के इस अनोखे यूनिक डिजाइन की वजह से F-14 के इंजन काफी फ्यूल एफिशिएंट रह पाते थे, जिससे इस फाइटर जेट की रेंज काफी बढ़ जाती थी। इसके अलावा भी अगर रेंज को और ज्यादा बढ़ाना हो तो इसे हवा में ही रिफ्यूल करने की कैपेबिलिटी भी दी गई थी। दोस्तों एक समय यह जबरदस्त फाइटर जेट हुआ करता था। इसकी 700 से ज्यादा यूनिट्स भी बनाई गई, लेकिन कुछ कारणों से इसे जल्दी ही रिटायर करना पड़ा। सबसे बड़ा कारण था इसकी टेक्नोलॉजी का कॉम्प्रोमाइज हो जाना। ईरान ने भी अमेरिका से बड़ी संख्या में F-14 टॉमकैट जेट्स खरीदे थे, लेकिन उन्होंने इनमें से कुछ जेट्स को चुपचाप सोवियत यूनियन को बेच दिया। सोवियत यूनियन, जो अमेरिका का सबसे बड़ा राइवल होता था, उसी के पास अब F-14 की सारी डिटेल्स, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी वीकनेसेस, इसके रडार की कैपेबिलिटी, ये सब कुछ सोवियत यूनियन जान चुका था और उन्होंने इसका तोड़ निकाल लिया था। अब जब F-14 टॉमकैट ज्यादा इफेक्टिव ही नहीं रहेगा तो इसको रिटायर करना ही सही समझा गया। दोस्तों अमेरिका ने रिटायर किए गए कई F-14 जेट्स को पूरी तरह से डैमेज भी कर दिया था, ताकि ईरान को अपने F-14 जेट्स के लिए किसी भी तरह से स्पेयर पार्ट्स ना मिल सकें। इसको जल्दी रिटायर करने का एक रीजन ये भी था कि स्वेप्ट विंग डिजाइन होने के कारण इसकी मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज्यादा रहता था, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर पर कई F-14 टॉमकैट उड़ने की कंडीशंस में ही नहीं रह पाते थे। इसके अलावा इसमें लगाई गई AIM-54 फिनिक्स मिसाइल ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पाई। इसकी रेंज भले ही 200 किलोमीटर तक बताई जाती रही हो, लेकिन यह अक्सर अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में फेल हो जाती थी। जब यह F-14 टॉमकैट जेट वेरी लॉन्ग रेंज के कैरियर बेस्ड एयर डिफेंस का रोल नहीं निभा पा रहा था, तो इसको रिटायर करना ही ठीक समझा गया। बाद में इसमें AIM-120 BVR मिसाइल को भी इंटीग्रेट करने की प्लानिंग रखी गई, लेकिन ज्यादा इंटीग्रेशन कॉस्ट होने की वजह से इसे नहीं किया गया। बाद में F-14 टॉमकैट को कम मेंटेनेंस वाले, ज्यादा अच्छे एवियोनिक्स वाले और ज्यादा सेफ फाइटर जेट FA-18 ने रिप्लेस कर दिया। दोस्तों अब तो FA-18 सुपर हॉर्नेट को भी धीरे धीरे 5th जनरेशन का F-35 जेट रिप्लेस करता जा रहा है। दोस्तों अगला सवाल रूपम घोष जी का है। उनका सवाल है कि भारत अपने सुखोई 30 MKI के लिए जो सुपर सुखोई अपग्रेड कर रहा है, उसमें AL-31 इंजन की जगह पर नए आइडियली 30 इंजन क्यों नहीं लगा रहा है। देखिए सुपर सुखोई अपग्रेड के तहत हमारे पास जो लगभग 270 सुखोई 30 MKI जेट्स हैं, इनमें कई तरह के अपग्रेड्स किए जाएंगे। इनमें पावरफुल ASA रडार लगाया जाएगा, रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाकर इनका रडार क्रॉस सेक्शन कम किया जाएगा, ज्यादा बेहतर एवियोनिक्स और ज्यादा पावरफुल जैमर्स लगाए जाएंगे, लॉन्ग रेंज की इंडियन और रशियन ओरिजिन की इसमें मिसाइल्स लगाई जाएंगी, स्टेल्थी जेट को ट्रैक करने लायक लॉन्ग रेंज का ज्यादा पावरफुल IRST सिस्टम भी लगेगा। इन सारे चेंजेस के बाद हमारा सुखोई 30 MKI सुपर सुखोई बन जाएगा, जो अगले 25 से 30 वर्षों तक इंडियन एयरफोर्स में अपनी सर्विसेज दे सकेगा। मौजूदा समय में सुखोई 30 MKI में AL-31 FP इंजन लगे हुए हैं। इन इंजन्स की मैक्सिमम थ्रस्ट 123 किलो न्यूटन है, यानी दो इंजन्स की कुल पावर 246 किलो न्यूटन है। रशिया की तरफ से सुपर सुखोई अपग्रेड के तहत सुखोई 35 में लगने वाले AL-41 इंजन्स भारत को ऑफर किए गए हैं, जिनकी थ्रस्ट रेटिंग 142 किलो न्यूटन है। जबकि जो लेटेस्ट आइडियली 30 इंजन रशिया ने डेवलप किए हैं, जो Su-57 में लगाए जा रहे हैं,
ये बेहद पावरफुल है और इसमें हर एक इंजन 172 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है। अगर भारत इस इंजन को ले लेता है तो हमारे सुखोई 30 MKI की स्पीड बढ़ सकेगी, इसकी रेंज बढ़ सकेगी और इसकी मिसाइल्स को कैरी करने की कैपेसिटी यानी इसकी पेलोड कैपेसिटी भी कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। इतने पावरफुल इंजन होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा जनरेट होगी, जिससे बेहद पावरफुल जैमर्स और एवियोनिक्स को सुखोई 30 MKI में लगाया जा सकेगा। लेकिन दोस्तों फिर भी कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से भारत इस नए इंजन की तरफ नहीं जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा रीजन है कॉस्ट। भारत चाहता है कि अपने सुखोई 30 MKI को डोमेस्टिक लेवल पर ही सुपर सुखोई में अपग्रेड कर ले, ताकि इसकी अपग्रेड की कॉस्ट को कम से कम रखा जा सके। इसीलिए फिलहाल यह फैसला किया गया है कि इसके इंजन्स को चेंज नहीं किया जाएगा। इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक यह है कि AL-31 इंजन की ज्यादातर प्रॉब्लम्स को भारत ने सोल्व कर लिया है। इसकी लाइसेंस्ड असेंबली भी भारत में होती है। इन इंजन्स की ओवरहॉलिंग भी इंडिया में ही होती है। अब ये इंजन ज्यादा रिलायबल हो चुके हैं, लो मेंटेनेंस हो चुके हैं और ये ज्यादा लंबे समय तक फाइटर जेट में अपनी सर्विसेज दे पा रहे हैं। दोस्तों दो इंजन मिलकर टोटल 246 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट करते हैं और इसी की वजह से सुखोई 30 MKI मैक 2 की स्पीड से उड़ पाता है, यानी इसकी परफॉर्मेंस मौजूदा इंजन्स के साथ काफी अच्छी है। इसलिए फिलहाल सुपर सुखोई अपग्रेड के बाद भी सुखोई 30 MKI इंजन्स के मामले में अंडर पावर्ड नहीं रहेंगे, इसलिए नए इंजन की भी आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है। सुपर सुखोई में ज्यादा पावरफुल एवियोनिक्स लग जाने से इसका वेट जरूर थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन इससे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सुखोई 30 अंडर पावर्ड लगे। दोस्तों किसी भी फाइटर जेट को किसी खास इंजन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है, उसी हिसाब से इसका एयरफ्रेम तैयार होता है। जिस तरह से हम एक नॉर्मल हैचबैक या सिडैन कार में एक SUV का इंजन फिट नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से ज्यादा बड़े साइज का इंजन सुखोई 30 MKI में फिट नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें इसके स्ट्रक्चर में कई सारे चेंजेस करने पड़ेंगे और इन मेजर चेंजेस के बाद इसके एयरफ्रेम की दोबारा से एक्सटेंसिव टेस्टिंग होगी और बाद में दोबारा से इसका सर्टिफिकेशन होगा। यानी कॉस्ट तो बढ़ेगी ही, इसके अपग्रेड्स में भी बहुत लंबा समय लग जाएगा। और जहां तक बात आइडियली 30 इंजन की है, यह भले ही 172 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट करता है, लेकिन अभी यह इतना रिलायबल नहीं है। इन इंजन्स में कई बार प्रॉब्लम आ चुकी है। Su-57 के इंजन को फ्लेम आउट होते हुए भी देखा गया है। एक नया Su-57 जेट इंजन प्रॉब्लम के कारण क्रैश भी हो चुका है। तो साफ तौर पर कहा जा चुका है कि आइडियली 30 इंजन अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है। इसकी टेस्टिंग और इसके रिफाइनमेंट में 5 से 7 वर्षों का समय और लग जाएगा। वैसे भी यह रशिया का लेटेस्ट इंजन है, तो इसे रशिया काफी ज्यादा कीमत पर देगा, जिसकी वजह से सुपर सुखोई अपग्रेड्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा एक सबसे बड़ा रीजन यह है कि सुखोई 30 MKI की सर्विस लाइफ ज्यादा नहीं बची है। पहले बैच के सुखोई 30 MKI की बात करें तो वो लगभग 20 से 25 वर्ष पुराने हो चुके हैं। उनके एयरफ्रेम में 10 से 15 वर्षों की लाइफ ही बची है, इसलिए उनमें इतने महंगे इंजन अपग्रेड करने का ज्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा। दोस्तों सुखोई 30 MKI का अब प्रोडक्शन नहीं होता है, इसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है। लेकिन अगर इसका प्रोडक्शन चल रहा होता और अगर भारत सुखोई 30 MKI का कोई लेटेस्ट अपग्रेडेड MK2 वेरिएंट बना रहा होता, जो अगले 30 से 40 वर्षों तक इंडियन एयरफोर्स में एक्टिव रहता, तो इसमें तो आइडियली 30 इंजन जैसा महंगा लेकिन जबरदस्त पावर वाला इंजन जरूर लगाया जाता। दोस्तों इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से सुखोई 30 MKI में नया इंजन नहीं लगाया जा रहा है। जो चेंजेस किए जा रहे हैं वो इसके एवियोनिक्स में, इसके रडार में और इसकी मिसाइल्स में किए जा रहे हैं। इसके एयरफ्रेम को ज्यादा टच नहीं किया जा रहा है। दोस्तों ये थे आपके कुछ सवाल, जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।